सुना था कि रोशनी अगर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जला करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जिनके लिए चिराग बुझ गया है, क्योंकि उनकी जो उम्मीद की किरण है वो एक तरीके से खत्म हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। एमबीबीएस की पढ़ाई करते समय वहाँ पर यूक्रेन का युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान इन लोगों को हिंदुस्तान की जो सरकार है, हमारे भारत की जो सरकार है, उन्होंने इनको बाहर निकाला था और जो बीच में इनकी पढ़ाई वो छूट गई है, उसको लेकर के आज इनके सामने एक ऐसी समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ की जो सरकार है, उस ऑनलाइन पढ़ाई को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसे असमंजस में ये लोग फंस गए हैं। अब इनके सामने ये समस्या आ गई है कि ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे। खैर, जो भी बात है वो हम लोग इन्हीं से स्पष्ट जान लेते हैं कि किस तरह की समस्या इन लोगों के सामने है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश भार्गव। अंश, ये बताइए, अभी जो आप बता रहे थे आप कि यूक्रेन की जो स्टडी आप कर रहे थे वो बीच में छूट गई है, फिर ऑनलाइन शुरू हुई, किस तरह की समस्या अब आ रही है? देखिए, समस्या ये आ रही है कि हमने 4 महीने अपनी ऑनलाइन क्लास लगाई और 1 सितंबर से यूनिवर्सिटी हमारी फिर ऑनलाइन की बात कर रही है कि ऑनलाइन क्लास लगाएगी, बट अभी वहाँ की कंडीशन नॉर्मल नहीं है, तो हम वापस तो वहाँ नहीं जा सकते। बट एनएमसी का जो रूल आया है कि ऑनलाइन परमिशन नहीं है, बिल्कुल भी ऑनलाइन वैलिड नहीं है। अगर जो हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो हमारी जो डिग्री होगी वो वैलिड नहीं होगी, और इससे अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यूनिवर्सिटी ने मोबिलिटी प्लान किया था कि कुछ समय के लिए कहीं और यूनिवर्सिटी ले जाके वहाँ पे क्लासेस लगाए जाएं, बट एनएमसी ने वो भी मना कर दिया, इनवैलिड कर दिया कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस समय जो सिचुएशन ऐसी आ गई, मतलब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। या तो ये है कि फिर से युद्ध के मैदान में जाओ, वहाँ पे जाओ, रिस्क लेके जाओ और पढ़ाई करो, तो ये सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। तो अच्छा, वहाँ आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो एमबीबीएस के किस ईयर्स में आप पढ़ रहे थे? मेरा 4th ईयर कंप्लीट हुआ है और अभी 5th ईयर स्टार्ट होगा मेरा 1 सितंबर से। ऑनलाइन शुरू हो गई स्टडी? 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, अभी छुट्टियां चल रही है। और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? आदि जैन। अच्छा आदि जी, ये बताइए, आप भी वहीं पढ़ रहे थे, तो अब जो आप स्टडी कर रहे हैं एमबीबीएस की, वो कंप्लीट भी करना है, कंप्लीट कैसे कर पाएंगे? क्या वही तो सोचने की बात है सर। कंप्लीट करने को ऑनलाइन वैलिड भी करते तो भी है कि 1-2 ईयर ऑनलाइन पढ़ने पर, लेकिन उसका भी क्या फ़ायदा आप सोचिए। डॉक्टर की पढ़ाई ऑनलाइन में तो चलेगी नहीं, पेशेंट जब तक हैंडल नहीं करेंगे। तो ऑनलाइन को भी इनवैलिड कर दिया, मोबिलिटी को भी इनवैलिड कर दिया। ये तो एक ऐसे लग रहा है कि पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है, सब कुछ इनवैलिड कर रहे हैं। एक चीज़ भी इनवैलिड करें तो पढ़ने की वो भी रहे। अब कह देते हैं कि 1st या 2nd ईयर वाला है वो वापस नीट दे के एडमिशन ले ले। आप सोचे, बच्चा 2 साल पढ़ाई करके आया, फिर दोबारा से कह देना कि छोड़ो, दोबारा नीट दो, 12th के कंसिडर कर देना, तो ये तो खिलवाड़ ही है बिल्कुल। तो आप यहाँ की गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? या तो एकोमोडेशन दे, पर दे एकोमोडेशन ऐसे भी नहीं कि ऑनलाइन वैलिड कर दे, क्योंकि कर दे तो लेकिन फ़ायदा क्या होगा उसको ऑनलाइन पढ़ने का भी। कौन सी? मेरा भी 1st ईयर कंप्लीट हुआ है, 2nd ईयर स्टार्ट होगा फिर 1 सितंबर। सरकार से हमारी यही एक रिक्वेस्ट है, एक मर्सी है कि यही है कि जिस तरीके से उन्होंने हमें बचाया है यहाँ पे, जिस तरीके से हमें एक ऐसी सिचुएशन से हमें निकाल के लाए हैं, लाइफ बचा ली, अब उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से लाइफ बची है उस तरह से हमारा फ्यूचर बचा लें। सरकार से हमारी यही है कि किसी न किसी तरह से यहाँ पे एकोमोडेशन दें हमें, या हमें ऑनलाइन परमिशन वैलिड करें और हम हॉस्पिटल में जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें, क्योंकि ये नहीं कह सकते किसी चीज़ का इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, तो इसी प्रकार इस चीज़ का भी सोल्यूशन दें। देखिए, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि जिंदगी बचाई है तो फ्यूचर भी सरकार ही बचा ले, तो इन बच्चों के लिए कहीं ना, जो उन्होंने अपनी स्टडी शुरू की है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगी। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईशू है, मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर 1st सेमेस्टर। और मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि लाइक एनएमसी को हम लोगों को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। हम लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं कुछ मिल पा रही है एनएमसी की तरफ से। हम लोगों के कॉलेज जो हैं वो क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए समर्थ हैं, वो दूसरी कंट्री जाके हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं, पर यही है कि हम लोगों को एनएमसी से कोई डिक्लेरेशन नहीं मिल रही है। फाइनल डिक्लेरेशन हम लोगों को चाहिए कोई। जब आप बात करते हैं एनएमसी में तो बोला क्या जाता है आपको? एनएमसी का तो यही कहना है कि लाइक एनएमसी का तो यही डिसीजन अभी तक तो यही आया है कि वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई को वैलिड नहीं मानेंगे। मतलब तो मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हो कि ऑनलाइन, जैसे कि आप लोग यहाँ हो भारत में और आपका जो एडमिशन है वो यूक्रेन में है, अब ऐसे में जो एक बीच का रास्ता बनता था वो ऑनलाइन बनता था, तो ये तो चीज़ इनवैलिड कर दी गई। तो आप क्या मानते हैं, मजबूरी में पढ़ रहे हैं या किस लिए पढ़ रहे हैं? सर बस अभी तो यही है कि हम लोगों की एटलीस्ट हम लोगों को ऑनलाइन डिक्लेरेशन मिल जाए कि हम लोग अपनी ऑनलाइन स्टडीज कंटिन्यू कर सकें और यहाँ किसी हॉस्पिटल में हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। देखिए, हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, मानवी भार्गव हैं, एक स्टूडेंट्स हो रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं? मेरा 2nd ईयर है, इस बार 2nd ईयर स्टार्ट है
और मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। अच्छा ये बताइए, यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उस बीच गवर्नमेंट ने आप लोगों की हेल्प की थी। अब स्टडी जो है आप लोगों के बीच में छूट गई है एक तरीके से, क्योंकि जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है वो इनवैलिड बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या मानते हैं? देखो, जब हमें गंगा मिशन के थ्रू सरकार यहाँ पर लेकर आई थी तो हमें उन्होंने एक दिलासा दिया था कि वो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर कर लेंगे, और हमें यहाँ पर वेट करते हुए 7 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें कि मेरा सेमेस्टर लेट स्टार्ट हुआ था। मैंने 6 महीने की पढ़ाई ऑनलाइन कर भी ली है। तो हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, अब तक भी यही उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि जब हम वहाँ पर थे, जब दूसरे देश की सरकार इंडिया के बच्चों के लिए कुछ समझ सकती है, जैसे उन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस चला दी हैं, और जब उन्हें पता चला कि भारत के बच्चों के लिए ऐसा कुछ मतलब उन्होंने मोबिलिटी सिस्टम भी चला दिया है कि हम कहीं और जाके तुम्हें पढ़ा देंगे, तो जब किसी और देश की सरकार हमारे बारे में सोच सकती है तो हमारी इंडिया की सरकार क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको यहाँ यह भी बता दूं कि जब यूक्रेन युद्ध के बीच से इन छात्रों को बाहर निकाला गया था तो भारत सरकार ने इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते वक्त एक गुलाब का फूल भी दिया था। गुलाब का फूल इसलिए दिया गया था कि इनकी सकुशल वापसी हुई थी और भारत सरकार इन बच्चों से बेहद प्यार करती थी, इसलिए इनको शायद सम्मान रिसीव किया गया था। लेकिन वही जो प्यार भारत सरकार के इनके प्रति था अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इन बच्चों का जो फ्यूचर है स्टडी को लेकर के इनके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक स्टूडेंट्स और हमारे साथ है, उनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? आर्या। आप कौन सी उसमें स्टूडेंट हैं? मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं 5th ईयर में हूँ। अच्छा, आप बताइए, आप भी यूक्रेन युद्ध से बीच में यहाँ पहुंची हैं इंडिया, तो कैसा लगा और फिर जो अब आप लोगों के साथ हो रहा है इसमें कैसा महसूस कर रही है? जी बिल्कुल, जब भारत सरकार हमें इतनी मुसीबत वाली घड़ी से निकाल के ला सकती है और जो भारत सरकार कश्मीर पे लगी धारा हटा सकती है, तो वो बिल्कुल अपने देश में पढ़ रहे अपने देश के बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकती है। तो हम यही आशा करते हैं कि भारत सरकार जरूर हमारे लिए कोई ना कोई स्टेप एक अच्छा लेगी और इंडिया में ही हमें कहीं पढ़ाई पूरी करने का मौका देगी। अच्छा, अगर इस बीच अभी आपका जो सितंबर से सेमेस्टर भी शुरू होने वाले हैं, इस बीच अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, इधर की गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं कर पाती है, उधर से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या मानते हैं, आपका फ्यूचर सेफ रहेगा या अनसेफ रहेगा? जी बिल्कुल नहीं, वहाँ तो उन्होंने ये बोल दिया है कि ऑनलाइन हम स्टार्ट कर देंगे, और पर भारत सरकार ऑनलाइन के लिए नहीं मान रही है। तो यही एक मुश्किल की घड़ी हमारे सामने आ खड़ी है कि इस समय में हम करें तो क्या करें। तो हम भारत सरकार से ही आस लगाए बैठे हैं कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। बहुत अच्छा हमसे बात करने के लिए। देखिए, एक स्टूडेंट और हमारे साथ हैं, पहले हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप थोड़ा ये बताइए कि आप MBBS की वहाँ कौन सी ईयर की स्टडी कर रहे थे और अब क्या समस्या आप लोगों के सामने? सर, मेरा नाम हर्ष है और मैं 3rd ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ मेडिकल यूनिवर्सिटी से। सर, हमारी समस्या ये है, जो हमारे फ्यूचर के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगा है ना, हमें वो कैसे भी करके हटाना है। जैसे हमारा गवर्नमेंट ने हमारा जीवन बचाया है, ऐसे अगर हमारी फ्यूचर को भी वो बचा सकते हैं ना, तो वही चीज़ हम रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे पूरा करें, हम अपनी डिग्री को कैसे बचाएं। जब हम आए थे तो हमसे इतने बड़े बड़े वादे करे गए थे, इतनी सरकार ने बोला था, इतने सारे मंत्री ने, सब ने आके हमसे बोला था कि आप लोगों की पढ़ाई को हम यहाँ पे पूरा करेंगे। पर अब वो लोग कहाँ पर है? जब हम उनके पास मिलने जाते हैं तो वो लोग तो हमें दिखते ही नहीं कहीं पे ना। कोई किसी ने भी, संसद में हम जाते हैं, संसद के लिए हमने अपने MP से बोला, किसी ने भी एक दो को छोड़कर किसी ने भी हमारे बारे में आवाज़ नहीं उठाई। तो हम गवर्नमेंट से क्या बोले? अब हम गवर्नमेंट से बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी डिग्री को बचाएं, कैसे भी करके हमारी आप डिग्री। लोगों की आवाज़ उठाई गई है ट्विटर के माध्यम से। जयंत सिंह जी हैं और भी अन्य बड़े नेता हैं जिन्होंने ट्वीट करके आप लोगों की चिंता जताई है, उसमें आप क्या कहेंगे? सर, ट्विटर पे हम पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, हम डेली ट्वीट्स करते हैं, डेली उन तक पहुंचाते हैं। वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है नहीं पहुंचती ये हमें भी नहीं पता। अगर गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो वो चीज़ें वो वहाँ से अनदेखा कर रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारी तरह से रिक्वेस्ट करा है, हर पार्टी को, हर हायर ऑफिशियल को, सबको टैग करके डेली ट्वीट्स करते हैं। हम 1000 से ज़्यादा ट्वीट्स हम कर चुके हैं अभी तक। आप लोगों की चिंता अगर मैं बात करूं तो किस ऐसे पॉलिटिक्स लीडर ने सुनी है जिसने ट्वीट किया हो?
सर अभी हाल ही में हमारी चिंता जैन चौधरी सर ने सुनी है, उन्होंने भी एक हमारे लिए ट्वीट करा था। और कल ही जो ममता बनर्जी की सरकार है उनकी पार्टी ने भी हमारे फेवर में ट्वीट करा है। उससे पहले शशि थरूर ने हमारे लिए ट्वीट करा था, और उससे पहले और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, उन सब ने हमारे लिए ट्वीट करा है और वो हमें सपोर्ट करते हैं। पर वो सपोर्ट खाली सोशल मीडिया पर रहता है, ऑन ग्राउंड तो हमें कहीं पे सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है। हम लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट हमें बोलती है कि एनएमसी कुछ करेगी, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो कुछ करेगी। जब एनएमसी के पास जाते हैं तो एनएमसी बोलती है गवर्नमेंट कुछ करेगी, तो हम करे तो करे कहाँ जाए। देखिए, यूक्रेन जो है वो भारत के बीच में, अगर ये लोग अपना हेल्थ डिपार्टमेंट से कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ पर एनएमसी का अहम रोल होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। अभी इन लोगों के सामने एनएमसी को लेकर के भी काफ़ी गहरी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि एनएमसी इनको कभी इधर की बात कहती है तो कभी उधर की। डिसीजन क्या होगा अभी इन लोगों को भी नहीं पता है। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कुछ मेरे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात भार्गव है, शामली से हूँ। प्रभात जी, आपके बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में कर रहे थे, अब उनकी स्टडी को लेकर के काफ़ी समस्या आ रही है, तो क्या मानते हैं? देखो, समस्या तो बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। मेरा बेटा 5th ईयर में आ चुका है और बेटी 2nd ईयर के समय में है, तो आज की तारीख में तो ये नहीं समझ में आ रहा क्या करें, क्योंकि कोई भी डिसीजन एनएमसी हमें फाइनल नहीं दे पा रही कि यह आप कर लीजिए। तो मतलब ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस हमारे लिए कोई भी ये लिखित में नहीं है कि ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर लें या ऑनलाइन का कर लें, आप अकोमोडेशन मिल जाएगा, आप ट्रांसफर ले लें, कोई भी हमें नहीं मिल रहा है। और रहा ये कि ये बच्चे जो वहां पर यूक्रेन गए हुए हैं, ये कोई भी बच्चा फेल ओवर नहीं है, ये सब अच्छे अच्छे नंबरों से नेट क्वालिफाई करके गए हुए हैं। केवल ये बच्चे मिडिल क्लास के होने की वजह से यहाँ की प्राइवेट फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यूक्रेन गए थे। वहां पर 530-540 नंबर का भी बच्चा यूक्रेन में है, और इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेज में है 135 नंबर का भी बच्चा है। तो इसलिए बच्चे फेल्यूअर तो नहीं है, केवल ये फाइनेंशियली कमजोर थे, मिडिल क्लास की फैमिलियों के थे, तो इसलिए यूक्रेन गए। चलिए, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, आपके बच्चे भी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, वो वापस भी आए हैं, भारत सरकार ने उनको सकुशल वापसी दिलाई है, लेकिन अब क्या मानते हैं, स्टडी को लेकर के क्या चिंता है आप लोगों के सामने? मेरी चिंता और मेरे जैसे सभी अभिभावकों की चिंता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा तनाव और निराशा भरे क्षणों से हम गुजर रहे हैं इस समय। भारत सरकार ने जिस प्रकार से हमारे बच्चों को जीवन दान दिया है, वहाँ से सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई है, हम उनके आभारी हैं। और ये आभार हम केवल शब्दों में नहीं, दिल से भी उनके आभारी हैं और हमेशा रहेंगे। अब हमारा भारत सरकार से यही निवेदन है माननीय मोदी जी से कि वो इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करे, इनको भारत में ही अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करने का कोई इस तरह का कोई इंतजाम करे, ताकि अपनी अधूरी शिक्षा यहीं भारत में ही रहकर पूरी कर सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि देश की जो सरकार है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं उनसे जो बच्चों के छात्र हैं उनके पेरेंट्स की अभी भी आस है कि गवर्नमेंट अगर कुछ चाहे तो इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मैं एक गवर्नमेंट से बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर जब और कंट्रीज हमारे बारे में सोच रही है तो गवर्नमेंट क्यों हमारे बारे में नहीं सोच पाई? 6 महीने हो गए हैं दर दर भटकते हुए। हमने एनएमसी के सामने प्रोटेस्ट करा, हमने रामलीला ग्राउंड पे जाके प्रोटेस्ट करा, हम लोगों ने सब जगह जाके प्रोटेस्ट करा है, जंतर मंतर पे हमने जाके प्रोटेस्ट करा, हम सारे एमपी से मिले, हम सारी जगह पे गए हैं, पर हमारी बात अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही? हम गवर्नमेंट से बस अपनी पढ़ाई तो पूरी करने की मांग कर रहे हैं। ये बताइए, अभी भी आप जंतर मंतर पे कुछ धरने की बात कर रहे थे, क्या कुछ ऐसा है? सर, हम सोच रहे हैं कि हम एक और धरना प्रदर्शन करें, ताकि हमारी बात अब भी अगर एक बार और सुन लें, क्योंकि हमारी अब भी गवर्नमेंट से ये एक आश है कि वो हमारा कुछ ना कुछ काम करे, हमारे फ्यूचर को बचाए, हमारी जो पढ़ाई लिखी जो बीच में अटकी हुई है उसको पूरा करें। देखिए, निराशा में आशा की किरण खैर अभी भी बाकी है, क्योंकि इन लोगों को अभी भी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार जो है उस पर काफ़ी विश्वास है। हालांकि होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। मेरे साथ एक स्टूडेंट्स के फादर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपकी बेटी है और ये भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी यूक्रेन में, अब ये वापस आई है, जो स्टडी कर रही थी उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम भारत सरकार के इस मामले में तो बहुत शुक्रगुजार हैं और हृदय से उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो बहुत ही विकट परिस्थितियों में इन बच्चों को हमारे अपने देश हिंदुस्तान में लेकर आई और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इनका स्वागत किया। लेकिन लगभग ये 20-21 हज़ार बच्चे जो भारत का भविष्य है,
हिंदुस्तान के अंदर आज भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है। इतनी कमी है कि लोग सड़कों पे मर जाते हैं। और इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 3rd ईयर के हैं, 4th ईयर के हैं, 5th ईयर के हैं। अगर इन बच्चों को भारत सरकार इसी स्थिति में अपने यहाँ रख ले, किसी भी कॉलेज में, इतने सारे कॉलेज हिंदुस्तान के अंदर हैं, उनमें मेरिट के अनुसार डिवाइडेशन करके इनको यहीं पर अगर इनको एडजस्ट करा दे, इनकी अलग से क्लासेज लगवा दे और इन बच्चों से एक बॉन्ड करा ले कि आपको जो है MBBS करने के बाद 2 साल या 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देनी है। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से भी बिलोंग करते हैं। जैसा हमारा शामली का ही जो एरिया है, हम लोग भी कोई बहुत बड़े शहर में नहीं रहते, एक कस्बे में रहने वाले लोग हैं। चलिए सर, ये बताइए, अभी जो आपकी गवर्नमेंट से मांग है अपने बच्चों को लेकर के, देश के 20,000 स्टूडेंट्स को लेकर के, तो क्या मांग है आपकी? हमारी तो केवल यही मांग है कि भारत सरकार इन बच्चों के भविष्य का ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को या तो अपने ही देश में, यहीं पर बहुत सारे स्कूल हैं, उनमें इनको स्थान दे, ताकि हमारे देश के अंदर मेडिकल लाइन का एक सुधार हो सके और बहुत सारे 20,000 बच्चे हमारे देश में ही रहकर प्रैक्टिस कर सकें और दिन दुखियों का इलाज कर सकें। देखिए, अभी हमारे साथ MBBS जो यूक्रेन है उसमें MBBS करने वाले कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने सीधी हमसे बात की है, क्योंकि उनकी जो स्टडी है उसको लेकर के इन लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकार ने गंगा मिशन के तहत एक योजना भी चलाई थी, जिस योजना के तहत इनको भारत सकुशल वापस लाया गया था, लेकिन इनकी सकुशल वापसी तो हो गई, लेकिन जो पढ़ाई है, जो स्टडी है MBBS की, वो कहीं ना कहीं अधर में लटक गई है। सभी स्टूडेंट्स, लगभग पूरे देश के 20,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई अधर में लटकी हुई है। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स और सभी पेरेंट्स की यही मांग है भारत सरकार से कि वो इन बच्चों की जो स्टडी है, इन छात्रों का जो अध्ययन चल रहा है MBBS का, उसको किसी न किसी रूप में ऐसी मान्यता दिलाए ताकि उससे मिलने वाला सर्टिफिकेट हर जगह मान्य हो। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।